जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल का जो नया वैकेंसी आया है उसके लिए हम पिछले साल का पेपर लेकर आए हैं। जी हाँ, 27 फरवरी 2022 को इसी वर्ष एग्जाम हुआ था, उसको हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। तो आप लोग देखिए कि बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल में किस तरीके से पेपर आता है। तो चलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और पूरा पेपर देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। यानी कि जिस समय ये परीक्षा हुआ था उस समय की बात हो रही है। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। आपको भी कुछ समय हम देते हैं जो कि आप आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष की बात करें एग्जाम के टाइम में तो अवधेश नारायण सिंह थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, अवधेश नारायण सिंह 23 अगस्त 2022 तक बिहार की वर्तमान विधान परिषद के अध्यक्ष थे। जिसके बाद आपको पता होगा कि अगस्त महीने में जो है बिहार में एक राजनीति में थोड़ा सा फेरबदल हुआ, जो कि सरकार चेंज हो गया, मतलब सहयोगी दल चेंज हो गया। जिसके बाद जो है अब अवधेश नारायण सिंह नहीं हैं बिहार के विधान परिषद के अध्यक्ष। अब जो है 24 अगस्त 2022 से विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर है। देवेश चंद्र ठाकुर जो है बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। पहले जो थे ये थे भारतीय जनता पार्टी के, जो कि दल बदल हुआ इधर। तो उसके बाद जो है अब कौन हो गए, देवेश चंद्र ठाकुर। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, आधुनिक लोकतंत्र को किसके रूप में जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र को किसके रूप में जाना जाता है, ये होगा आपका प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो देखिए, आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। यह सरकार का एक रूप है जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें चुने गए लोगों की ओर से सत्ता का प्रयोग किया जाता है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जिस तरह से भारत की खोज किसने की, उसी प्रकार से अमेरिका की खोज किसने की। तो देखिए, अमेरिका की खोज की बात करें तो ये होगा आपका कोलंबस, ऑप्शन नंबर बी। और भारत की खोज के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, वास्को डी गामा खोजे थे। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे। 1950 के पहले की बात हो रही है। हिंद चीन में इनमें से कौन से देश शामिल थे, तो ये होगा आपका वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक इनमें से कौन है। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक इनमें से MRI का नाम आपने सुना होगा। यही है आपका चुंबकत्व पर आधारित एक टेक्नोलॉजी से ये संबंधित है, MRI। MRI का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। इसका अर्थ चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन होता है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है MRI का, ये जो है शरीर के विभिन्न भागों में ट्यूमर, सिस्ट और अन्य विसंगतियों को स्कैन करने के लिए किया जाता है। अगला देखिए, राजनीतिक दल कहाँ में आवश्यक है। राजनीतिक दल कहाँ में आवश्यक है, ये होगा आपका लोकतंत्र में। ऑप्शन नंबर बी। राजतंत्र मतलब आप लोग समझते ही हैं, राजा द्वारा शासित देश। लोकतंत्र मतलब जनता द्वारा चुना गया। तो भारत में लोकतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, यहां पे ध्यान देखिएगा, नहीं है। प्राकृतिक मतलब क्या, नेचुरल तरीके से, यानी कि भगवान यानी कि गॉड का दिया हुआ। इनमें से कौन सा पारितंत्र नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे बगीचा की बात करें तो ये जो है प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। प्राकृतिक पारितंत्र जो है समुद्र, महासागर, नदी, पहाड़ियाँ, पहाड़, जंगल, नदियाँ, ये सब है। और प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं ये सभी। वहीं पे बात करें बगीचा की, बगीचा जो है ये मानव द्वारा निर्मित स्थान है जहाँ पर मनुष्य सामाजिक रूप से मिलते जुलते हैं और व्यायाम वगैरह करते हैं। ठीक। अगला देखिए, किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है।
विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 में कौन जीता है? तो ये होगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए हिमाचल प्रदेश ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता और विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये फरवरी महीने में एग्जाम हुआ था 2022 में 27 तारीख को, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये होगा आपका साइरस एस पूनावाला, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में जान लीजिए। पुरस्कार की शुरुआत जो है 1983 में हुई थी और यह प्रतिवर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। तो प्रश्न इस तरीके से अब पूछ सकता है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? 1 अगस्त को। किनके जन्मदिन पर? तो पुण्यतिथि तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक जी। और यह पुरस्कार जो है लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2022 के लिए आपसे पूछा जा सकता है, इस वर्ष अब एग्जाम जैसे होगा तो इस वर्ष का पूछेगा 2022 का। तो देखिए 2022 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भारत की मिसाइल महिला के रूप में लोकप्रिय वरिष्ठ वैज्ञानिक टेसी थॉमस को दिया गया है। क्या नाम है? टेसी थॉमस। 2022 का जो है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार टेसी थॉमस को दिया गया है और 2021 का दिया गया था साइरस एस पूनावाला। तो इस बार ध्यान रखिएगा टेसी थॉमस को। बेकिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? बेकिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये होगा आपका बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इसे आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग बेकिंग उत्पादों जैसे कि केक, कुकीज आदि में किया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु इनमें से किसका बना होता है? फिलामेंट जो होता है बल्ब का, ये किस चीज का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। और टंगस्टन धातु का उपयोग जो है विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तारापुर किसका केंद्र है? तारापुर ये जो है आपका महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र में एक शहर है तारापुर, ठीक। तो ये तारापुर जो है आणविक शक्ति का केंद्र है, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आप लोग कहते हैं। तो देखिए तारापुर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है और इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ है और यह जो है बोईसर महाराष्ट्र के पास स्थित है और यह भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है? तो ध्यान रखिएगा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, और इसकी स्थापना 1969 में हुआ है। लीलाधर जगुरी द्वारा इनमें से रचित कौन है? इनमें से एक कविता का नाम बताइए जो लीलाधर जगुरी द्वारा रचा गया है। तो यह होगा आपका मेरा ईश्वर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जवाब है। इनके बाद बात करें अगर पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ये किसने रचा है? तो ये कविता जो है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। बादल राग की बात करें तो ये बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। और छाया मत छूना इस कविता के रचयिता श्री गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? इसमें तो आप लोग 99% आंसर कर पाइएगा क्योंकि नाम आपने सुना होगा जनरल बिपिन रावत जी, जिनका की निधन 15 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर के दौरान हो गया था। तो ध्यान रखिएगा भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल बिपिन रावत जी थे। जनरल बिपिन रावत भारतीय राष्ट्रीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे और उन्हें 30 दिसंबर 2019 को पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था और 15 दिसंबर 2021 को उनकी हेलीकॉप्टर घटना में मृत्यु हो गई। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप लोग जितने भी बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल के स्टूडेंट हैं, आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि जो लोग बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल का पूरा पेपर
देखना चाहते हैं यानी कि 100 में 100, तो आप बढ़िया से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वेबसाइट पर जाइए www.dailystudy.co.in। यहाँ पे आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस यानी कि पिछले साल का पेपर मिल जाएगा। तो जाइए www.dailystudy.co.in। और जो लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है लाल पान की बेगम, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, लाल पान बेगम की आपको ध्यान रखना है कि ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। और यहाँ पे एक पूछा जाता है सूखी नदी का पुल, ये कहानी जो है इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें कि भारत का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, और ये आपका बिहार से संबंधित है। दो बैलों की कथा, ये भी पूछा जाता है। ये देखिए, दो बैलों की कथा जो है 1931 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित हिंदी कहानी है, और उसने कहा था, ये भी एक लिखा गया है कहानी 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय की बात करें तो ये होगा आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक शहर है, यहीं पे है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। अगला देखिए, साइंस का हीमोग्लोबिन वर्णक किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है आरबीसी में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, ठीक। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीम वर्णक और ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। यह ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। पराग का एक फूल से दूसरे फूल में निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा स्थानांतरण हो सकता है? पराग का एक फूल से दूसरे फूल में किस माध्यम द्वारा स्थानांतरण हो सकता है? तो यह होगा हवा, जल, कीट, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। एक विद्युत जनित्र इनमें से कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए और वीडियो को रोक करके आंसर कीजिए। एक विद्युत जनित्र, जिसे कि हम लोग डायनमो के नाम से जानते हैं, ये जो है कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? तो ये होगा आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो देखिए, एक विद्युत जनरेटर एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है, और इसे डायनमो के रूप में भी जाना जाता है। डी.आई. मेंडलीफ को इनमें से किस चीज के लिए श्रेय दिया जाता है? मेंडलीफ का नाम सुनते ही आपको क्या आना चाहिए? यहाँ पर डी.आई. मेंडलीफ का श्रेय जो है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना प्रतिशत है? 2011 में देखिए जनगणना हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल 27 फरवरी 2022 को। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है 74% लगभग है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। और भारत में साक्षरता दर जो है 74.4% है। तो यहाँ पे 74 लगभग पूछा गया, तो 74% कीजिए। और इसमें प्रश्न आपसे इस बार इस तरह से पूछ सकता है कि भारत में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों के लिए कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखिएगा 82.14%, यानी कि 74% का आप जो है 82% पुरुष के लिए, इसमें जो है 82% पुरुष और 65% महिला शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर यहाँ पे 74% है। अगला देखिए, आनुवंशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? आनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये होगा आपका मेंडल जीजे, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, ग्रेगर मेंडल ने मटर के दाने पर काम किया था, और मेंडल जीजी को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मेंडल जीजे, इनको जो है आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, फर्स्ट बैटल, तो ये 1914 यानी कि 1914 में हुआ था। और ये जो है प्रथम विश्व युद्ध एक वैश्विक संघर्ष था जो यूरोप में शुरू हुआ और 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था।
समुद्र का कुछ भी नहीं होता। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सब जो है शब्द वाक्य है। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। ये पद प्रतीक किसका है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज का। अगला देखिए, खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, यानी कि खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब है? तो ये होगा, खाद्य सुरक्षा का मतलब खाद्य उपलब्ध कराना, भोजन तक पहुंच करना, भोजन की वहनीयता करना, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी? देखिए, इससे पहले आपको कल्पना चावला जी का नाम याद होगा। ये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारत की पहली महिला थी। उसके बाद जो है 2021 में दूसरी महिला गई, वो भी भारत की। उनका क्या नाम है? ये 2021 के जुलाई महीने में गई थी। इनका नाम है शिरीषा बदला, ऑप्शन नंबर सी। और कल्पना चावला जी पहले गए थे, भारतीय मूल की थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला हुई। देखिए, कल्पना चावला की जन्म जो है 17 मार्च 1962 को हुआ था और 1 फरवरी 2003 को इनकी यहीं पर हादसे में मौत हो गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। और तारीख भी आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। अगला देखिए, भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, यानी कि भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो मैंने आपको इसी वीडियो में पीछे बताया है, तारापुर। तारापुर है कहाँ? महाराष्ट्र में। बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? बैलाडीला जो है ये एक पहाड़ का श्रेणी है, ठीक। ये जो है छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कहाँ? बस्तर जिला का नाम आपने सुना होगा, यहीं पे है। तो देखिए, बैलाडीला श्रेणी दंतेवाड़ा या फिर दक्षिण बस्तर जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी श्रृंखला है और इसका नाम बैलाडीला रखा गया है क्योंकि यह बैल के कुबर जैसा दिखता है। इसी वजह से इनका नाम बैलाडीला रखा गया है। और ये बस्तर में है। कहाँ है बस्तर? छत्तीसगढ़ में। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व की बात करें तो ये मुंडा जनजाति मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, सरहुल त्यौहार झारखंड राज्य में मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है और यह झारखंड क्षेत्र के उराव, मुंडा सबसे विशेष रूप से और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन जनजाति? हो एक जनजाति है झारखंड में, इनके द्वारा यह धूमधाम से मनाया जाता है। और सरहुल का अर्थ क्या है? वृक्षों की पूजा करना। अमन, अमन फस किस से संबंधित है, यानी कि अमन फसल यहां पे लिखा जाना चाहिए। अमन जो है किस फसल से संबंधित है? कौन सी फसल से ये अमन शब्द संबंधित है? ये होगा धान से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला देखिएगा, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? स्वयं सहायता समूह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये ऋण देने वाली एक ग्रुप कह सकते हैं। इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा सदस्यों के द्वारा ही। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सी विकल्प में सही विलोम युग्म है, यानी कि उसका उल्टा शब्द किसके साथ यहाँ पे है सही? तो यहाँ पे देखिए, सही विकल्प की बात करें उल्टा यानी कि विलोम शब्द, तो ये होगा गौरव का लाघव, ये बिल्कुल सही है। बाकी के अनादर की विलोम शब्द की बात करें तो ये होगा आदर। अनूठा की बात करें तो अनूठा का विलोम शब्द होगा सामान्य और गौरव का लाघव। तो ये यहाँ पे सही जवाब है, बाकी के दोनों गलत है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, गौरव का विलोम शब्द लाघव। अगला देखिए, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से घुरा हुआ है वो कितना प्रतिशत है, यानी कि पूरे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है? तो ये होगा आपका 75%, यानी कि 75%। 4 भाग में 3 भाग जो है पानी ही है। उसके बाद 1 भाग में हम लोग का जंगल वगैरह और हम लोग रहते हैं। तो 75% पानी है और 75% में भी मीठा पानी की मात्रा आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा 2.5% और खारा पानी ये 97.4%, यानी कि 97.5% कह सकते हैं। खारा पानी मतलब महासागर और समुद्र।
एक कहानी यह भी, ये किसके द्वारा रचा गया है? एक कहानी यह भी, ये रचा गया है मन्नू भंडारी द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? भौतिक पूंजी मतलब फिजिकल इन्वेस्टमेंट। तो ये होगा आपका नहीं की बात हुई है तो शिक्षा व प्रशिक्षण जो है ये फिजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि भौतिक पूंजी नहीं है। बाकी की बात करें यंत्र व मशीनें, तो ये आप लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका भौतिक पूंजी। भवन में आपको मशीन वगैरह लगेगा, तो ये हो गया आपका फिजिकल इन्वेस्टमेंट। कच्चा माल ये भी हो गया। लेकिन शिक्षा और प्रशिक्षण जो है मानव पूंजी है, ये जो है दिमाग से ही चल सकता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। भौतिक पूंजी के उदाहरण हो गए मशीनें, भवन और कच्चा माल। मानव पूंजी के उदाहरण हो गए शिक्षा और प्रशिक्षण। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा किधर लगते हैं? क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में हमेशा लगते हैं? तो ये होगा आपका विभिन्न वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? मौसमी बेरोजगारी से आप लोग समझ सकते हैं मौसम के साथ साथ बेरोजगारी आना, तो ये कृषि में ही देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। कृषि के क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। कृषि क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी की समस्या का सामना करता है। और मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी होता है जो वर्ष में एक निश्चित मौसम के दौरान होती है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा यानी कि तेल का प्रचुर स्रोत है? बीज प्रोटीन एवं वसा का इनमें से प्रचुर स्रोत इनमें से किसमें होगा? तो ये होगा अरंडी। अरंडी मतलब ये एक ऑयल होता है, इसका बनता है, तो ध्यान रखिएगा अरंडी। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ्य कर सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनको पद पर से कौन हटा सकता है? तो यह होगा आपका संसद। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए संसद जो है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भारतीय राष्ट्रपति को हटा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा कहता है कि संसद जो है महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा दें? तो यह होगा आपका 61। संविधान का अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया से संसद द्वारा। और जब संविधान के उल्लंघन के लिए किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना हो तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि राष्ट्रपति कहीं पे अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं संविधान के खिलाफ, तब ना कि ऐसे ही आप हटा दीजिएगा। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? मतदाता सूची को आप क्या कहते हैं? तो वोटर लिस्ट का नाम आपने सुना होगा, वोटर्स लिस्ट। ये होगा आपका वोटर लिस्ट, हिंदी में मतदाता सूची। बिल्कुल बेसिक सवाल। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? यानी कि राज्यसभा का सभापति जब ये रिजाइन देते हैं तो ये अपना त्याग पत्र किनको देते हैं? राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? रंग भेद आंदोलन से बात करें तो यह होगा आपका नेल्सन मंडेला। ऑप्शन बी। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? बिरजू महाराज जी का नाम आपने सुना होगा। ये पंडित बिरजू महाराज जी जो है कथक से संबंधित है। ऑप्शन बी। अच्छा, कथक शब्द का क्या मतलब है? तो देखिए कथक शब्द जो है कथा शब्द से बना है और इसका अर्थ कहानी होता है। और पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। और पंडित बिरजू महाराज जी का नाम, पूरा नाम यानी कि ब्रिजमोहन नाथ है। ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा, जो कि बाद में पंडित बिरजू महाराज जी के नाम से जाना गया। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, ये क्या कहलाती है? वैसा कंपनी जो एक देश से ज्यादा देशों में अपनी कंपनी को मतलब उत्पादन करती है, यहाँ उसको क्या कहेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। ऑप्शन सी। कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है? यानी कि कमल के पर्यायवाची वाले ग्रुप को चुनना है। इनमें से कौन है कमल का पर्यायवाची शब्द वाला? सरोज, पंकज, अरविंद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। कमल का पर्यायवाची सरोज, पंकज, अरविंद होगा।
दाल का बहुवचन शब्द क्या है? देखिए ये कुछ प्रश्न हिंदी का है। दाल का बहुवचन की बात करें, दालों का ना कीजिएगा, दालों, ध्यान रखिएगा, ये होता है दालें। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? तो ये होगा आपका प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का मापन किया जाता है। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? ये सभी के सभी जो है हड़प्पा के स्थल है, इनमें से जलाशय के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी। धौलावीरा जो है ये कहाँ है? गुजरात राज्य के कच्छ जिला में स्थित है। और धौलावीरा की खोज 1967 से 68 में की गई थी, किसके द्वारा? जेपी जोशी द्वारा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर ये होगा आपका शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, अच्छा वर्तमान गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास है आरबीआई की, ये कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के। और आजादी के बाद आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये होगा आपका सर सीडी देशमुख थे। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है आपके लिए, उससे पहले आपको बता दें कि बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल का पूरा पेपर 27 फरवरी 2022 को जो हुआ था, इसको आप देखने के लिए वेबसाइट www.dailystudy.co.in पर जाइए। वहाँ पे आपको पूरा पेपर मिल जाएगा फुल सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए जाकर के dailystudy.co.in, यहाँ पर बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल 27 फरवरी 2022 का प्रीवियस ईयर यानी कि पेपर आपको मिल जाएगा। वेबसाइट जाकर के देखिए। एक प्रश्न है आपके लिए, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अंत में इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।